नमस्कार दोस्तों, यदि आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं या फिर और अन्य किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसलिए चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। आज का वीडियो खासकर आपके लिए ही बनाया गया है। देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संवहन, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर आपके होगा नाभिकीय संलयन। अब ये नाभिकीय हाइड्रोजन जो बम होता है वो विखंडन नहीं होता उसमें, बम में, ठीक है ना, नहीं, उस बम में नाभिकीय संलयन, इसका जो नाभिक होता है बीच का, उसका संलयन होता है। इस कारण हाइड्रोजन बम इस नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट किसका अयस्क है? अब सारे जितनी धातुएं हैं उन धातुओं के अयस्कों, पहले अयस्क होते हैं, उन अयस्कों को साफ करके धातुएं, जो धातु हम काम में लेते हैं वह उन अयस्कों से प्राप्त की जाती है। जैसे कि आपने खदान से मिलते हैं ये सब चीज़ें हमें, जैसे एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, लोहा, ये सभी खदानों से मिलते हैं। जब मिलते हैं तो जिस रूप में हम काम में लेते हैं उस शुद्ध रूप में नहीं होते हैं, वो अशुद्ध रूप में होते हैं। फिर उनके अशुद्धियों को दूर करके शुद्धिकरण से हमें यह शुद्ध चीज़ प्राप्त होती है, तो वो होते हैं अयस्क। तो वैसे ही बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। आपका सही आंसर होगा ए। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है बॉक्साइट से प्राप्त होता है। जब हम खदानों से निकालते हैं तो बॉक्साइट निकलता है और बॉक्साइट को शुद्ध करते हैं, वो अशुद्ध होता है, शुद्ध करके बाद में हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताप को मापने वाले उपकरण को कहते हैं। अब ताप को किससे नापा जाता है? ताप नापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग होता है। यह थर्मामीटर आपने देखा ही होगा। पानी को कितना गर्म हुआ उसको भी नापने के काम आता है और आपके शरीर के टेम्परेचर को भी नापने के काम आता है। इसलिए ताप को नापने वाले उपकरण को कहते हैं थर्मामीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपके लिए कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग एवं किसकी उपस्थिति के संदर्भ में होता है? अब श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस, क्वेश्चन पढ़िए आप, श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग किसकी उपस्थिति के संदर्भ में होता है? तो यह आपको पता है, यह क्या है? वायवीय। सही आंसर होगा इसका ए, वायवीय। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है श्वसन में हमें वायु से ही प्राप्त होता है, या किसी अन्य कारण से प्राप्त नहीं होता है। जब हम सांस लेते हैं नाक के द्वारा तब हमें श्वसन में ऑक्सीजन प्राप्त होता है, इसलिए इसको वायवीय कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बना होता है? अब जो फ्यूज का तार होता है वह एक धातु से मिलकर नहीं बना होता है, ठीक है ना। उसके लिए दो धातु का उपयोग किया जाता है, उसमें विद्युत धारा का प्रवहन होता है और जब भी अधिक मात्रा में विद्युत आती है या फिर शॉर्ट सर्किट होता है तो वह तार टूट जाता है। इसलिए इसको बनाना बहुत ही कमज़ोर स्थिति में बनाया जाता है। इसलिए ये कौन सा होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा तांबा और जस्ता। जब तांबे और जस्ते को साथ में मिलाया जाता है तो फ्यूज का तार बनता है, और वह फ्यूज का तार यदि हमारे घर में लाइट कम या ज़्यादा हो जाती है या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये फ्यूज का तार टूट जाता है, तो वह बनता है तांबा और जस्ते से। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? यह तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके होगा बी। यह आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि यदि आप भूल गए हो और आपके एग्जाम में आ गए तो आपको याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया माफ कीजिएगा, जो डीएनए है उसके द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने लगाया था, वाटसन और क्यूरी ने लगाया था, बेंटिंग एंड बेस्ट ने लगाया, या विलियम हार्वे ने लगाया? यह इस क्वेश्चन का आंसर आपके होगा ए, वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने ही डीएनए की द्विसूत्री, देखिए द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था वाटसन और क्रिक ने। डीएनए से क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के
जो पुश्तैनी गुणसूत्र होते हैं वह दूसरे व्यक्ति में जाते हैं, तो वह होता है DNA। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोबर गैस में प्रयुक्त होती है ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन और कार्बन। अब गोबर से जो गैस बनाई जाती है उसमें क्या होता है, ध्यान रखिएगा, उसमें आपके होता है मीथेन नामक गैस होती है जिसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल फास्फोरस किसमें होता है? अब ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है कि लाल फास्फोरस किसमें होता है। अब कपड़े में, नमक में, चमड़े में। नमक में तो लाल फास्फोरस हो ही नहीं सकता, चमड़े में भी, हाँ चमड़े का कलर लाल हो सकता है लेकिन लाल फास्फोरस इसमें नहीं होगा, कपड़े में भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर आपके होगा ए, माचिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। माचिस का जो अगला हिस्सा होता है ना, लाल रोगन, वही लाल फास्फोरस होता है। नवीन आवास में जीव का समायोजन या अभ्यस्त होना क्या कहलाता है? इस देखिए, वायवीय होगा, दशानुकूलित होगा या एलील होगा या कुपित होगा। तो इसका सही आंसर आपके होगा बी, दशानुकूल, यानी नवीन आवास में जीव का समायोजन। अब जीव कहीं पे भी जाता है, सजीव प्राणी सर्दी के मौसम में जाएगा, गर्मी के मौसम में जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा हवा वाले क्षेत्र में जाएगा, शुष्क क्षेत्र में जाएगा, तो उसका शरीर अपने वातावरण के अनुकूल बन जाएगा, वो वहाँ पे रहने योग्य बन जाएगा। कैसे होगा? उसको कहते हैं दशानुकूलन या वातानुकूलन भी कहते हैं इसको, कि व्यक्ति का अपने वातावरण के अनुसार ढल जाना। ठीक है ना, इसको इसलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन सरल ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देते हैं। देखिए इसमें कुछ भी नहीं, नवीन आवास में जीव का समायोजन या अभ्यस्त होना क्या कहलाता है? तो दशानुकूलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? अब जल का घनत्व जब हम देखते हैं तो किस ताप पर सबसे ज़्यादा होता है? तो जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पशुओं में पैर और मुख रोग का कारण क्या है? वायरस, कवक, जीवाणु और प्रोटोजोआ। हम बहुत सारे पशुओं को देखते हैं कि उनके मुंह जो होता है सड़ जाता है, या उसकी जो टांगे हैं, ठीक है ना, पैर, वो सड़ जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या लगता है? वायरस लगते हैं, कवक लगता है, कीटाणु लगता है, जीवाणु लगता है, प्रोटोजोआ लगता है। क्या लगता है उसके शरीर में? तो उसके शरीर में वायरस हो जाते हैं। ठीक है ना, वायरस के कारण जो पशुओं का मुंह होता है उस पर रोग लग जाता है, या फिर पशुओं के पाँव में रोग लग जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वायरस है, ध्यान रखिएगा आप। इसका आंसर देखिए, वहाँ जाके आप भूल जाते हैं जीवाणु था, कवक था, प्रोटोजोआ था, तो इसका सही आंसर होगा वायरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 6, 7, 7.4, 8.4। अब शुद्ध पानी का पूछ रहे हैं, ठीक है ना, ये भी आप याद रखिएगा कि शुद्ध पानी का कितना होता है। तो शुद्ध पानी का होगा आपके बी, 7। और मनुष्य का पीएच कितना होता है? मनुष्य के जो ब्लड होता है उसका, तो शुद्ध जल का पीएच तो 7 होता है। और यदि कोई स्वस्थ मनुष्य है और उसके शरीर में रक्त में पीएच कितना होता है? तो उसका होगा 7.4। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धिकरण हार्मोन किसके द्वारा बनाया जाता है? वृद्धिकरण, ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन्स। जो व्यक्ति, कोई भी इंसान लंबा होता है, ठीक है ना, वह किस हार्मोन के कारण होता है? लंबा होना यूँ नहीं कि मम्मी ने ज़्यादा घी खिला दिया या ज़्यादा कुछ कर लिया इसलिए व्यक्ति लंबा हो गया, मोटा हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमारे शरीर में अलग अलग हार्मोन्स स्रावित होते हैं, उसके कारण हमारे शरीर में पाचन होता है, हमारे शरीर में उत्सर्जन होता है, हमारे शरीर में अवशोषण होता है। ठीक है ना, हर चीज़, लंबाई बढ़ना, सब चीज़ किस पर निर्भर करता है? हार्मोन्स पर निर्भर करता है। तो व्यक्ति लंबा किसके कारण होता है? कौन से हार्मोन के कारण व्यक्ति लंबा हो जाता है? तो इसमें देखिए, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड। अब कौन सी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है लंबा बनाने वाला? तो इसका सही आंसर होगा पीयूष ग्रंथि, जिसको कि छोटा दिमाग कहते हैं। तो वो पीयूष ग्रंथि की से जो हार्मोन पिट्यूटाइट नामक हार्मोन स्रावित होता है, उस हार्मोन के कारण व्यक्ति की लंबाई निर्भर करती है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। फेफड़ों के सूक्ष्मदर्शी वायु कोश जिसकी भित्तियों से रुधिर और वायु के बीच गैस का विनिमय होता है क्या कहलाता है? चलिए मैं आपको बार बार यही चीज दोहरा रही हूँ कि क्वेश्चन को यदि आप आराम से पढ़ लो, आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। आप जब एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है कि इसका आंसर तो मेरे को आ ही रहा है, मैं फटाफट कर दूँ। फटाफट आपको कभी भी नहीं करना है। आपको क्वेश्चन को अलग अलग टुकड़ों में करके पढ़ना है और फिर उसके हर आंसर को देखना है। देखिए आंसर भी एक जैसे होते हैं, एक जैसे, हम वहाँ कंफ्यूज भी नहीं होना है। और अगर आ रहा है तो भी फटाफट नहीं करना है, क्योंकि उसका जो क्वेश्चन है उसके अंदर का भी भाग पूछ सकते हैं। इसलिए फेफड़ों के सूक्ष्मदर्शी, देखिए पढ़िए, फेफड़ों के सूक्ष्मदर्शी वायु कोश जिनकी भित्तियों से रुधिर और वायु के बीच का विनिमय होता है क्या कहलाता है? फेफड़ों के अंदर गुच्छा बना होता है आपके, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, वैसे ही फेफड़ों के अंदर गुच्छा बना होता है, उसको कहते हैं वायु कोश, ठीक है ना। अब वो अंगूर के गुच्छों जैसा होता है, गैस विनिमय होता है उसके अंदर, वायु कोशों के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? उसको हम कहते हैं, सही आंसर होगा कुपिका, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु से बाधित की जाने वाली कैथोड किरणें किसका उत्सर्जन करती है? एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, धातु से बाधित की जाने वाली, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा आपके ए, एक्स किरण। अब इसका देखिए, आपके जो एक्सरे किया जाता है, ठीक है ना, तो एक्सरे करते वक्त आपके जो शरीर पे जितने भी धातु की चीज़ें पहनी होती है वो खुलवा देते हैं। क्यों? कि जैसे एक धातु है, ठीक है ना, उस पर यदि एक्सरे किरण डालते हैं और उसकी जो फिल्म लगी होती है सामने, और जहाँ पे बीच में ये धातु आ जाए तो उसका फिल्म में वाइट पोर्शन बन जाता है। जैसे हमारे शरीर में हड्डियाँ होती है, एक्सरे करते हैं तो क्या होता है कि जो हड्डियाँ हैं वो वाइट हो जाती है, बाकी सबका जो रे निकलती है उसमें हड्डियों में से निकलती है। तो वैसे ही धातु से बाधित की जाने वाली कैथोड किरणें किसका उत्सर्जन करती है? तो यह करती है एक्स किरणों का, ठीक है ना। तो इसके जो हमारा एक्सरे किया जाता है उसमें कैथोड किरणों का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलीय जीवों में नाइट्रोजन विनिमय का अत्यंत उत्पादन क्या होता है? जलीय जीवों में, ठीक है ना, नाइट्रोजन विनिमय का अत्यंत उत्पादन क्या होता है? सल्फर, कार्बन, अमोनिया और नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा सी, अमोनिया। जलीय जीवों में जब नाइट्रोजन मिल जाती है, ठीक है ना, तो क्या कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ठीक है ना, तो उसमें हमेशा अधिक मात्रा में अमोनिया ही उत्सर्जित होती है। ये आप याद रखिएगा, अगर वह जल में है तो। गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग किस नाम से जाना जाता है? अब जो गैस में से ज्वाला निकलती है, ठीक है ना, उसका सबसे गर्म भाग किस नाम से जाना जाता है? गैस जो है, अब जैसे कि हम जलाते हैं, एलपीजी गैस जलाते हैं, रोजाना हम घर में काम में लेते हैं, तो उसका जो बीच का जो सबसे गर्म भाग होगा, गर्म भाग बीच का ही होगा सबसे ज़्यादा, या फिर तो फिर वह किस नाम से जाना जाता है? काला रंग क्षेत्र, लाल रंग क्षेत्र, पीला रंग क्षेत्र और नीला रंग क्षेत्र। आपने पूजा की होगी या फिर दीपक जलाया होगा। चलिए, आप पूजा करते हो या नहीं करते हो, लेकिन आपने दीपक जलाया होगा, तो दीपक के अंदर आपने काला रंग भी देखा होगा, लाल रंग भी देखा होगा, पीला रंग भी देखा होगा और नीला रंग भी देखा होगा। जो दीपक का सबसे बीच वाला हिस्सा होता है उसमें नीला रंग दिखाई देता है, ठीक है ना, और उसके पास का जो क्षेत्र है वो लाल रंग में दिखाई देता है, और सबसे बीच में जो क्षेत्र होता है वह काला रंग दिखाई देता है, और सबसे ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है वह पीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है ना। तो सबसे गर्म कौन सा होगा इसमें से बताइए? कभी आपने महसूस किया है? चलो हम बता देते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, जो ज्वाला के अंदर नीला रंग का क्षेत्र होता है वह सबसे गर्म होता है। जैविकी का जनक किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? प्लूटो को, डार्विन को, अरस्तु को या
फ्रेंड्स को। अब जिसके बायोलॉजी सब्जेक्ट था वो तो हाथों हाथ बता देगा, और जिसका नहीं होगा वह पढ़ के फिर बताएगा, या फिर ये मेरा वीडियो देख के ज़रूर बता देगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, अरस्तु। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे में जल और पोषकों के संचलन के लिए उपयुक्त ऊतक क्या कहलाता है? देखिए, मैं बार बार आपको यही कहती हूँ कि परीक्षा में कभी भी क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ के पढ़िए और फिर इसका आंसर दीजिए, तो आपको आंसर स्वतः ही मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। कि देखिए, पौधों में जल, ठीक है ना, एक तो हो गया जल और पोषक तत्व, जो संचलन होते हैं कहाँ से होंगे? जल और पोषक तत्व जमीन से, जड़ों से मिलेंगे, ठीक है ना। तो जड़ों से पत्तियों तक पहुंचने की प्रक्रिया, संचलन पहुंचाया जाता है, उसमें कौन सा ऊतक काम में आता है? जाइलम, फ्लोएम, लवणीय या प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण तो आपको पता है कि पौधों में सांस श्वसन के लिए काम में आता है, तो इसका सही आंसर होगा ए, जाइलम। जाइलम नामक ऊतक होता है पौधों के अंदर, जिससे कि जड़ों में हम पानी पोषक तत्व डालते हैं और पौधे के प्रत्येक भाग तक वह पहुंच जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है? कार्बन डेटिंग, कार्बन क्रेडिट, कार्बन डेबिट और यूरेनियम डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग से हम पता कर सकते हैं कि पौधा, जो भी पौधा है, जीव है, कितना पुराना है, कितना उसका जो जीवन काल है कितना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपके आएगा कार्बन क्रेडिट, ठीक है ना। कार्बन डेटिंग से तो पता करते हैं उसकी आयु कितनी है, उसका जीवन काल कितना है। ऐसा नहीं है कि वो जिंदा है, मरने के बाद भी, मतलब जिस समय हमें मिला है, कोई भी पत्थर मिला है, कोई भी धातु मिली है, या कोई भी जीव मिला है, मरा हुआ जीव है या सजीव है, उसकी जो आयु है उसको किससे प्राप्त होती है? कार्बन डेटिंग से। और पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है कार्बन क्रेडिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी किरण ट्यूब टेलीविजन का एक भाग है? कैथोड किरण, एनोड किरण, अल्फा किरण और गामा किरण। चलिए, टेलीविजन सभी देखते हैं ना। तो टेलीविजन के जो ट्यूब होती है उसके अंदर कौन सी किरण पाई जाती है, ठीक है ना। तो किसका प्रयोग किया जाता है? कैथोड का, एनोड का, अल्फा का या गामा का? तो इसका सही आंसर होगा ए, कैथोड किरण, ठीक है। टेलीविजन पर जो हमें दिखाई देता है, वो दिखाई देने के लिए जो ट्यूब उपयोग में ली जाती है, उस ट्यूब के अंदर कैथोड किरण का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या जलीय पौधों में पाया जाता है? अब जलीय पौधों में क्या पाया जाता है? एडिनोसिन, अरेकाइमा, टाइफास्फेट या कुपिका। इसका सही आंसर आपके होगा बी, अरेकाइमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंडुलम की काल अवधि कितनी होती है? जो पेंडुलम घड़ी होती है ना, पेंडुलम घड़ी आपने देखी होगी, तो उसकी जो काल अवधि होती है कितनी होती है? पेंडुलम की जो, जैसे कि इस जगह पे है पेंडुलम, आपके वापस यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगता है, उसको कहते हैं काल अवधि। तो इसका सही आंसर 1 सेकंड होगा, 2 सेकंड होगा, 3 सेकंड होगा या 4 सेकंड होगा। कि पेंडुलम को तो हम देखते ही रहते हैं, लेकिन यह कभी भी हमने नहीं देखा कि इसका टाइम कितना होता है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? तो इसका सही आंसर होगा बी, 2 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यतः रासायनिक खाद के रूप में किसका उपयोग होता है? पोटेशियम नाइट्रेट का, पोटेशियम सल्फेट का, सोडियम नाइट्रेट का या सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। रासायनिक खाद आजकल सभी किसान भाई लोग हैं वो काम में ले रहे हैं, लेकिन रासायनिक खाद में किसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपके होगा पोटेशियम नाइट्रेट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्कोस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। व्हाट इज स्टडीड इन एक्सकोस्टिक्स, ठीक है ना। सिक्कों का, प्रकाश का, ध्वनि का या हवा का, किसका अध्ययन किया जाता है भाई एक्सकोस्टिक्स में? तो इसका सही आंसर होगा ध्वनि का। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतौंधी किस विटामिन के अभाव में होता है? या आपके जो हमने पिछला वीडियो आपने देखा होगा उसमें भी होगा, इसमें भी है ये, क्योंकि यह अधिकतर कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि रतौंधी किस विटामिन के अभाव में होता है। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्द्रताग्राही वस्तु तत्काल किसे अवशोषित कर लेती है? जल वाष्प को, ऊष्मा को, वाटर को या कार्बन को? आर्द्रताग्राही यानी ह्यूमिडिटी, जो ह्यूमिडिटी होती है वह जो आर्द्रताग्राही जो ह्यूमिडिटी को ग्रहण कर लेती है, उस वस्तु में क्या अवशोषित हो जाता है जल्दी से? ये होगा जल वाष्प, ठीक है ना। जब ह्यूमिडिटी होती है तो सबसे ज़्यादा जल वाष्प उसमें पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? यह क्वेश्चन आपके वापस रिपीट किया गया है। इसका सही आंसर होगा आपके बी 206। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विद्युतीय द्विध्रुवीय को किस गोले के केंद्र पर रखा गया है? गोले के सतह से होकर गुजरने वाली फलक क्या होगी? शून्य होगी, सीमित होगी, अनंत होगी या एक होगी? अब एक विद्युतीय ध्रुव है, ठीक है ना, जो जिसको गोले के केंद्र में रखा गया है। ये विद्युतीय ध्रुव है, ये गोला है, उस गोले के जो बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है ना, उसमें विद्युतीय ध्रुव को रखा गया है उसके केंद्र में, ठीक है ना। तो गोले के सतह से होकर गुजरने वाली फ्लस्क क्या होगी? अभी गोले के सतह के ऊपर से जो गुजरेगी वह फ्लस्क क्या होगी? शून्य होगी, सीमित होगी या अनंत होगी? इसका सही आंसर आपके होगा अनंत होगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो सरफेस होती है वो राउंड होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? पीला, लाल, बैंगनी और काला। बरसात के मौसम में देखा तो सबने होगा इंद्रधनुष, देखना सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसके ऊपर सबसे ऊपर कौन सा कलर है, सबसे नीचे कौन सा कलर है और बीच में कौन से कलर है, ये पता ध्यान नहीं रखते, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आगे से ध्यान रखिएगा। तो हम आपको इसका उत्तर बताते हैं कि सबसे ऊपरी भाग में कौन सा कलर होता है। माफ कीजिएगा, बी लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी अम्लों का साझा तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो सभी अम्लों का साझा तत्व, ठीक है ना। द कॉमन एलिमेंट ऑफ द ऑल एसिड्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा आपके हाइड्रोजन। चलिए आज का वीडियो आपके यही समाप्त होगा और इसके साथ ही हम आगे आपके लिए जो यूपीएससी या किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में रेलवे के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छी सहायक सामग्री होगी, आप पढ़ सकते हैं। और भी हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे, लेकिन जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें उत्साहित करेंगे, तब हम आगे का वीडियो बनाएंगे और भी अधिक मेहनत से बनाएंगे। इसके साथ ही आज का वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।